हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ है भारत की विरासत आगे का भाग पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 में चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत भूमि और वहाँ के लोग, यानी भारत का ज़मीन कैसा है और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में हम लोग जानते कि भारत के लोग कैसे थे। आदि मानव ने भारत तथा पूर्व दक्षिण अफ्रीका में एक साथ जन्म लिया, यानी पैदा हुए। भारत की रंग बिरंगी विरासत अर्थात धरोहर और समृद्धि यानी संपन्नता के आकर्षण के कारण प्रभाव के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुए यानी आए। यहाँ अनेक जातियाँ आईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में लगभग सभी जातियों के तत्व यानी मेल प्राप्त होते हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना यानी गिनती प्राचीनतम बहुत ही पुराने समय के प्रजा के रूप में होती थी, परंतु नृवंश यानी मानव की अलग अलग प्रजातियां शास्त्रियों और भाषा शास्त्र की अद्यतन खोजों से पता चलता है कि दक्षिण द्रविड़ और अन्य 6 जितनी भिन्न प्रजा भी यहाँ रहती थी। उनके विषय में थोड़ा विशेष यानी खास हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि आदि मानव ने भारत तथा पूर्व दक्षिण अफ्रीका में एक साथ जन्म लिया। भारत की रंग बिरंगी धरोहर यानी विरासत और समृद्धि से प्रभावित होकर अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आए। भारत में यहाँ अनेक जातियाँ आई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में लगभग सभी जातियों के गुण यानी मेल प्राप्त होते हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा की गिनती बहुत ही पुराने प्रजा के रूप में होती है, लेकिन मानव की अलग अलग प्रजातियां शास्त्रीय और भाषा शास्त्र की अद्यतन खोजों से पता चला है कि द्रविड़ के अलावा दूसरे 6 जितनी जातियां अलग अलग जातियां भी यहाँ भारत में रहती थी। उनके विषय में हम लोग खास जानकारी लेंगे। पहला है नेग्रिटो अर्थात हब्सी प्रजा। नेग्रिटो अथवा निग्रो जाति हब्सी भारत के सबसे पुराने निवासी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेग्रिटो अथवा निग्रो हब्सी अफ्रीका के बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए। वे रंग में श्याम यानी सांवले, 4 से 5 फुट ऊंचे और सिर पर घुंघराले बाल वाले थे। नेग्रिटो हब्सी प्रजा के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये प्रजा भारत के सबसे पुराने निवासी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेग्रिटो अथवा निग्रो हब्सी प्रजा जो थी वो अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते होकर भारत आई। वे श्याम रंग के थे यानी सांवले रंग के थे और इनकी लंबाई 4 से 5 फुट थी और इनके सिर पर बाल जो थे इनके वो घुंघराले थे। आगे पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलाइट यानी निषाद प्रजा। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। रंग श्याम यानी सांवला, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक इनकी शारीरिक विशेषता थी, यानी ये इनकी एक खासियत थी। भारत में आए आर्य इन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश जो अभी का म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यहाँ की जातियों में इस प्रजा के लक्षण यानी पहचान विशेष देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान यानी सहयोग विशिष्ट है, खास है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने जैसे कई कौशल यानी योग्यता के लिए जाने जाते थे। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी थी। ऑस्ट्रेलाइट यानी निषाद प्रजा के बारे में यहाँ बताया गया है कि यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। इनका रंग सांवला था, लंबा और चौड़ा सिर था इनका, छोटा कद, नाक इनकी चपटी, यही इनकी विशेषता थी शरीर की बनावट की। भारत में आए आर्य जो थे इन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश यानी जो अभी का म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ की जातियों में इस प्रजा के लक्षण यानी गुण पहचान विशेष खास देखने को मिलते थे।
भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रगति में इस प्रजा का बहुत बड़ा योगदान है, खास योगदान है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, कृषि का काम करने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने जैसे कई कामों में निपुण थे। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी थी। आगे पढ़ेंगे। आगे तीसरा है द्रविड़। द्रविड़ मूल भारत के थे, यानी भारत के ही रहने वाले द्रविड़ थे। उन्हें मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक यानी निर्माणकर्ता और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तर से आई विविध यानी अलग अलग प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण बने रहे। कुछ समय में ये द्रविड़ कहलाए। समय के साथ द्रविड़ों ने माता स्वरूप में देवी अर्थात पार्वती और पितृ यानी पिता स्वरूप में परमात्मा अर्थात शिव की पूजा का ज्ञान दिया। धूप, दीप और आरती से पूजा करने की परंपरा यानी प्रथा हमें द्रविड़ों से मिली, ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत यानी अलावा प्रकृति और पशु पूजा द्रविड़ों की भेंट है, उपहार है। द्रविड़ों के मूल देवों को आर्यों ने अपना लिया और उन्हें संस्कृत के देव रूप में पुनः स्थापित किया। समय के साथ साथ उत्तर के प्रचंड प्रभाव यानी अत्यधिक प्रभाव असर के तहत द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई। अंतर जातीय विवाह संबंध भी होने लगे। अंतर जाति का मतलब होता है एक जाति का लड़का या लड़की दूसरे जाति में लड़के या लड़की से शादी कर सकते थे, होने लगे थे। द्रविड़ों में मातृ प्रधान यानी माता को परिवार में सबसे ऊंचा समझा जाता था, ऐसा प्रथा यानी परंपरा प्रचलित था, प्रख्यात था। अवकाशी ग्रहों के क्षेत्र में और विविध कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका आदि क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान देखने को मिलता है। आर्यों के प्रभुत्व के बाद यानी इनके शासन के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ खिसकते गए और वहाँ अस्थायी हो गए, हमेशा के लिए बस गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। आरंभिक यानी शुरुआत में तमिल साहित्य उर्मी की अभिव्यक्ति से पूर्ण था, स्पष्टीकरण से पूर्ण था। द्रविड़ के बारे में यहाँ कहा गया है कि द्रविड़ भारत के ही रहने वाले थे। उन्हें मोहनजोदड़ो की सिंधु संस्कृत का सर्जक यानी निर्माता और पाषाण युग की संस्कृत का उत्तराधिकारी माना जाता था। उत्तर से आई अलग अलग प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण बने रहे, पहचान बने रहे। कुछ समय बाद ये द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ों ने माता के रूप में पार्वती और पिता के रूप में परमात्मा शिव की पूजा का ज्ञान दिया। धूप, दीप और आरती की पूजा करने की जो प्रथा थी, परंपरा, वे हमें द्रविड़ों से मिली, ऐसा लोग कहते हैं, माना जाता है। इसके अलावा प्रकृति और पशु पूजा द्रविड़ों की उपहार है, भेंट है। द्रविड़ों के मूल देवों को आर्यों ने अपनाया और उन्हें संस्कृत के देव रूप में पुनः यानी फिर से स्थापित किया। समय के साथ साथ उत्तर के प्रचंड यानी तीव्र असर के कारण द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई। वहाँ पे अंतर जाति यानी एक जाति का लड़का या लड़की दूसरे जाति में शादी कर सकता था या संबंध होने लगे थे, शादियाँ होने लगी थी। द्रविड़ों में माता को परिवार में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, ऐसा प्रथा प्रख्यात था, प्रचलित था। अवकाशी ग्रहों के क्षेत्र में और अलग अलग कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका आदि क्षेत्रों में उनका विशेष यानी खास योगदान देखने को मिलता है। आर्यों के प्रभुत्व के बाद, उनके शासन के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ खिसकते गए और वहाँ पे हमेशा के लिए स्थायी हो गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। आरंभिक तमिल साहित्य उर्मी की अभिव्यक्ति से पूर्ण था। आगे चौथा है अन्य प्रजा। इनके उपरांत भारत में मोंगोलोइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड प्रजा भी थी। मोंगोलोइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे।
यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए यानी तिब्बत होते हुए भारत में आई। उन्होंने उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया यानी रहने का घर बनाया। समय के साथ उनका भारतीयकरण हो गया यानी भारत में ही वो मिल घुल गए। इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम के आकार की आंखें जैसे शारीरिक लक्षण थे। यहाँ पे चौथा अन्य प्रजा यानी और दूसरे प्रजा भी भारत में आए थे, जिनको मोंगोलोइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड प्रजा कहते थे। मोंगोलोइड के बारे में यहाँ बताया गया है कि यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए भारत में आई। उन्होंने उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपने रहने का स्थान बनाया। समय के साथ इनका भारतीयकरण हो गया यानी भारत में ही ये विलीन हो गए। इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए इनके गाल और बादाम के आकार की आंखें जैसे इनके शारीरिक लक्षण थे, पहचान थे। वो लोइड लोग पीले रंग के होने से वे किरात कहलाते थे। किरात यानी बौना। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड के बारे में। ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा है। ये तीनों जातियाँ एक समान भौतिक गुण धर्म वाली जातियाँ हैं। इस प्रजा के अंश विशेष यानी खास करके महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण यानी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा थी। ये तीनों जातियाँ एक समान भौतिक गुण धर्म वाली जातियाँ थीं। इस प्रजा के अंश खास करके महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, गुजरात और सौराष्ट्र के में अधिक प्रमाण यानी मात्रा में देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे आर्य। पांचवा है आर्य। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य नोर्डिक लोग थे। प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वह प्रदेश आर्यवर्त कहलाता था। प्राचीन काल में प्रथम आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में थी। वहाँ 7 बड़ी नदियाँ होने के कारण उसे सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला, जो बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यवर्त का विस्तार यानी फैलाव वृद्धि हो गया था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में ये अधिक विकसित थे। आर्य भरत राजा या भरत जाति के नाम से यह विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाना जाने लगा। आर्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत को आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य, जिनको नोर्डिक भी कहते हैं, ऐसे लोग थे। पुराने समय से हिंदू आर्य कहलाते थे। इनकी मुख्य संख्या यानी सबसे ज़्यादा संख्या जिस प्रदेश में थी वह प्रदेश आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। पुराने समय में प्रथम आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में थी। वहाँ 7 बड़ी नदियाँ होने के कारण इसे सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। सप्त सिंधु का प्रदेश भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यवर्त का विकास हो गया था, फैलाव हो गया था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में ये अधिक विकसित थे। इनका प्रगति अच्छा हुआ था। आर्य भरत राजा या भरत जाति के नाम से यह विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाना जाने लगा। आगे आर्य के बारे में पढ़ेंगे। आगे है आर्य प्रकृति प्रेमी थे यानी उन्हें प्रकृति से प्रेम था। वे वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना करते थे। उन्होंने इन सब की स्तुतियों की रचना की थी। कुछ समय पश्चात वेद पाठ प्रचलित हुआ। कालांतर यानी कुछ समय के बाद उसमें से धार्मिक विधियाँ प्रारंभ हुई और उसके बाद यज्ञ,
यज्ञादि क्रियाएं भारत में शुरू हुई। भारत में आई विविध प्रजा की संस्कृतियों के विशिष्ट तत्वों को अपनाकर एक समन्वयी यानी मेल जोल वाला संस्कृति का सर्जन यानी निर्माण हुआ। कालांतर में भारत में आकर स्थायी हो जाने वाले सभी जातियों के बीच विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण होता रहा। सबसे विशिष्ट रहन सहन, भाषाओं, विचारों, धार्मिक मान्यताओं का भी समन्वय यानी मेल होता गया। इस तरह प्रारंभिक काल से ही अपने देश में एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा है, जिसने भारत को भव्य एवं समृद्ध विरासत अर्थात धरोहर प्रदान की। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ। ये लोग परस्पर इतना घुल मिल गए कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व यानी वजूद ही नहीं रह गया, अर्थात उनका भारतीयकरण हो गया, यानी वो लोग भारत में मिल घुल गए, भारतीय हो गए। इस तरह प्राचीन भारत में आई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्ण यानी अनेकता से बहुविध से भरी हुई, रंग बिरंगी और समृद्ध बनी। आर्य के बारे में आगे बताया गया कि ये कुदरत से बहुत प्रेम करते थे, प्रकृति से बहुत प्रेम था इनको। ये वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना भी करते थे। इन्होंने इन सब की स्तुतियों यानी ऋतुओं की रचना की थी। कुछ समय बाद वेद पाठ भी प्रचलित होने लगा, प्रख्यात होने लगा। कुछ समय के बाद उसमें से धार्मिक विधियाँ शुरू की गई और उसके बाद यज्ञ यज्ञादि क्रियाएँ भारत में चलने लगी, होने लगी। भारत में आई अलग अलग प्रजा की संस्कृतियों के विशिष्ट यानी खास तत्वों को अपना करके एक मेल जोल वाली संस्कृति का निर्माण हुआ। कुछ समय में ही भारत में आकर अस्थायी हो जाने वाली सभी जातियों के बीच विवाह संबंध द्वारा प्रजा का मेल होता रहा। सबके विशिष्ट यानी खास रहन सहन, भाषाओं, विचारों आदि धार्मिक मान्यताओं का भी मेल होता गया। इस तरह शुरुआत के समय से ही अपने देश में एक समन्वयकारी यानी मेल जोल वाली संस्कृति का निर्माण होता रहा, जिसने भारत को भव्य एवं समृद्ध यानी विरासत प्रदान की। समृद्ध का मतलब होता है संपन्न। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ, प्रगति हुई। ये लोग परस्पर यानी एक दूसरे से इतना घुल मिल गए कि उनका कोई स्वतंत्र वजूद ही नहीं बचा, पहचान ही नहीं रह गया। अर्थात कहें कि जो बाहर से लोग आए थे भारत में, वो भारतीय हो गए, भारत में ही मिल गए। इस तरह पुराने भारत में आई विविध यानी अलग अलग प्रजा के सम्मिश्रण से, मेल से भारत की सांस्कृतिक विरासत अनेकता से पूर्ण, रंग बिरंगी और संपन्न यानी समृद्ध बनी। आगे है विरासत की देखभाल और संरक्षण। हमारी जो भारत की संस्कृति है, धरोहर है, उसकी देखभाल करना और उसकी सुरक्षा करना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह देखभाल कर रहे हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। भारत की विरासत की प्रत्येक बातों ने भारत को मोहक यानी मन को मोहने वाले, नयन रम्य यानी आँखों को अच्छा लगना और आकर्षक बनाया है और भारत को गौरव यानी यश कीर्ति दिलाया है। इस भव्य विरासत को संभाल कर विश्व में प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित, गौरवपूर्ण, अग्रिम यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। उसे संभालना भारत के प्रत्येक यानी हर एक नागरिक का पवित्र और प्राथमिक यानी पहला कर्तव्य है। हमने अपने प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान यानी अमूल्य और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों यानी जगहों को कोई हानि न पहुंचाए तथा उसकी देखभाल करें। इसके लिए संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख अर्थात वर्णन किया गया, उसके बारे में लिखा गया है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य दर्शाए गए हैं, उनमें से 6 ज और ट अर्थात 6, 7 और 9 में दर्शाए अनुसार यहाँ दिया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझे, उसके परिरक्षण का कर्तव्य। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करने और उसका संवर्धन यानी उसका वृद्धि करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने के कर्तव्य का समावेश यानी मिलाप किया गया है। विरासत की देखभाल और संरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत की विरासत की प्रत्येक बातों ने भारत को मोहक बनाया यानी अपने तरफ आकर्षित किया, लोगों को आँखों को अच्छा लगना और आकर्षण बनाया है और भारत को यश यानी कीर्ति दिलाया है। इस भव्य विरासत को संभालकर विश्व में सम्मानित गौरवपूर्ण पहला स्थान प्राप्त किया है। उसे संभालना भारत के हर एक नागरिक का पवित्र और पहला कर्तव्य है। हमने अपने पुराने ऐतिहासिक मूल्यवान यानी कीमती और महत्वपूर्ण विरासत यानी धरोहर के जगहों को कोई हानि न हो पहुँचाए या कोई हानि न हो उनकी देखभाल करना चाहिए। इसके लिए संविधान में यानी कानून में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का वर्णन किया गया है। उसके बारे में बताया गया कि हमें अपने विरासत की कैसे देखभाल करनी चाहिए। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। उनमें भी 6 ज और ट अर्थात 6, 7 और 9 जो बातें उसमें कही गई यहाँ नीचे दिया गया, इसको हम लोग पढ़ें। पहला है कि हमारी सामाजिक यानी सामूहिक मिश्रित संस्कृति के समृद्ध यानी संपन्न विरासत का महत्व समझ सकें। उसके परिरक्षण यानी हर तरह से रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जो कुदरत के द्वारा मिली हमें पर्यावरण है, उसके अंतर्गत आता है वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीव, उनका रक्षा करना और उनकी वृद्धि करने तथा जो प्राणी हैं उनके प्रति दया भाव रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तीसरा लिखा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने यानी लड़ाई झगड़े मारकाट से दूर रहने के कर्तव्य का समावेश किया गया है। आगे पढ़ेंगे। इस तरह प्रकृति ने जो मनोरम यानी मन को मोहने वाला भूदृश्य भारत की भूमि को दिए हैं, उसकी सुंदरता, पवित्रता और शुद्धता को हम सबको साथ मिल करके एक नैतिक कर्तव्य समझ करके सुरक्षित रखना चाहिए। विरासत की संरचना और क्रमिक विकास यानी एक के बाद एक प्रगति भारत को मिली विशिष्ट यानी खास प्रकृति रचना पर आधारित है। प्रकृति द्वारा भारत को अथाह यानी बहुत अत्यधिक संपत्ति धन प्राप्त हुई है। इन प्राकृतिक विशिष्टताओं ने लक्षणों ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकास हेतु प्रगति के लिए अमूल्य अवसर यानी मौका प्रदान किए हैं। भारत की विरासत हजारों वर्षों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए प्रगति यानी विकास का परिणाम है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस तरह से प्रकृति ने जो हमें मनोरम यानी मनमोहक भूमि की बनावट भारत की भूमि को दिए हैं, उसकी सुंदरता, पवित्रता, शुद्धता हम सबको साथ मिल करके एक नैतिक कर्तव्य समझ करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। विरासत की बनावट और विकास जो एक के बाद एक होती है, भारत को मिली खास प्राकृतिक रचना पर वो निर्भर है, आधारित है। प्रकृति द्वारा भारत को अथाह यानी बहुत अत्यधिक संपत्ति प्राप्त हुई है, जो धन प्राप्त हुआ है। उन प्राकृतिक विशिष्टताओं यानी लक्षणों ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में प्रगति के लिए अनमोल मौके प्रदान किए हैं। भारत की विरासत हजारों सालों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का प्रगति का परिणाम है, ऐसा कहा जा सकता है। बच्चों, आज का पाठ आपका समाप्त हुआ। पाठ है, वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।